नमस्कार। आप देख रहे हैं द डार्क रूम, जहां हम हर हफ्ते एक ऐसी कहानी लेकर आते हैं जो न सिर्फ दर्द और संघर्ष की गाथा कहती है, बल्कि समाज के उन अंधेरे कोनों को उजागर करती है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आज हमारे साथ हैं मेरठ की रहने वाली आसमा परवीन। 40 साल की आसमा ने वो यातनाएं सही हैं जिनके बारे में सुनकर ही रूह कांप जाए। शादी के महज 20 महीने बाद ही उन्हें दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ससुराल वालों ने उनकी जिंदगी को एक कैद खाने में बदलने की पूरी कोशिश की, उनको तेजाब से जलाया तक गया। लेकिन आसमा ने हार नहीं। उन्होंने उस दर्द से लड़ने का फैसला किया और अपनी हिम्मत और हौसले से खुद के लिए एक नई पहचान बनाई। आज उनकी कहानी एक मिसाल है, एक सवाल है और समाज के लिए, और एक उम्मीद की किरण है उन महिलाओं के लिए जो अभी भी अन्याय का सामना कर रही हैं। आइए सुनते हैं आसमा की जुबानी ही उनके संघर्ष और जीत की कहानी। आसमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। आपकी शादी हुई, उसके बाद से हालात कब से बिगड़ना शुरू हुए? हम सीधा सीधा सवाल पे आते हैं। देखिए, जैसे रिश्ते से ही पहले शुरुआत होती है, तो रिश्ता हुआ, फिर चिट्ठी गई, चिट्ठी जाने के बाद में फिर बारात आई, बारात जाने के बाद में शाम को रुखसती हुई। तो अगले दिन शाम को शादी से एक दिन बाद ही उनके नेत और हालात बिगड़ते थे। तो मेरी तरफ से तो कोशिश यही रही कि मैं तो एक किसी की बेटी थी, ना जाने ये बात चलती रहे और आगे को बढ़ाने की कोशिश करती रही। जैसा प्लान आते थे वैसे ही मैं जाती रही। 4-5 महीने 4-5 बार वहाँ पे गए हम लोग। तो उनकी आए दिन कुछ ना कुछ बातें निकल कर आती रहती थी, मैं कोई जवाब फिर भी नहीं देती थी। 2011 में आपकी शादी हुई? 2009 में। 2009 में। हाँ। तो उसके बाद कब हालात बिगड़े कि आपको लगा कि रिश्ता अब खत्म होने वाला है? 2011 में। 2011 उस टाइम में 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी और वो मुझे शाम को मेरे घर 7 महीने के 6 महीने के बाद लाना आए थे। तो तब भी मेरे भाई ने मुझे भेज दिया कि नहीं, बेटी रखने की चीज़ नहीं होती, जैसे भी उल्टे मुंह से भी या सीधे तरीके से लाना है तो मैं भेज दूंगा। तो उन्होंने मुझे भेज दिया। तो जैसे शाम को ले जाकर मुझे वहाँ पे उतारा गया, तो शाम को उनके बेटे ने जो घर में बड़े क्यों लाए हैं, किसने भेजा है, क्यों गए थे लेने के लिए, मुझसे नहीं पूछा है। तो रात को ही मेरे जाने के बाद घर में लड़ाई स्टार्ट हो गई थी ससुराल में आपकी। जी। फिर क्या हुआ था? फिर अगली सुबह में भी जब सो कर उठे तो फिर यही, ना शाम को खाना दिया था मुझे, न पीने को पानी दिया था। तो अगली सुबह में भी फिर जैसे रात को मैं सो गई, सुबह उठी, फिर मैंने फजर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद में फिर हमारी सास स्टार्ट हो गई हैं, हमारे पति स्टार्ट हो गए हैं लड़ाई करने के लिए। तो फिर धीरे धीरे दिन के 10 बजे, 10 बजने के बाद उनकी भयानक लड़ाई स्टार्ट हुई और मेरे साथ अटैक उन लोगों ने किया कि बच्चा हो जाएगा तो फिर हमें तो रखना ही पड़ेगा, फिर हमारे साथ में एक मजबूरी हो जाएगी। तो बच्चे को लेकर के उन्होंने मेरे साथ में अटैक किया, और अटैक भी इस तरह से किया जो मेरी उम्मीद बचने की नहीं थी, जीने की नहीं थी। फिर कैसे कैसे मुझे दोबारा से जीवन मुझे मेरे भाई ने दिलाया। अटैक कैसे किया? उस वक्त आप प्रेग्नेंट थी जिस वक्त अटैक हुआ? जी जी जी। कैसे अटैक किया था? क्या चीज डाली? मेरे ऊपर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं जानती नहीं थी। उन्होंने पहले मारपीट की, मारपीट करने में फिर कई लोग उनके मुझे लिपट गए, लिपटने के बाद में नीचे डाल लिया, फिर मेरे साथ अटैक किया। मुझे ये भी नहीं पता था मेरे ऊपर इन्होंने पानी डाला है या तेज़ाब डाला है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि ये तो एसिड के शिकार बन चुके हैं, हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे 3 रोज़ मुझे उन्होंने बंधक भी बनाया, किसी से मिलने भी नहीं दिया, डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, ना डॉक्टर को दिखाने दिया। मुझसे मेरे भाई ने मोबाइल दे के भेजा था, कुछ ऐसा हो तो कॉल कर लीजिएगा, मोबाइल भी छीन लिया था। तो मेरे ससुराल में मेरे गाँव वाले मेरे बराबर की एक नंदसाल थी, तो वो जैसे एक दुकान पे गए, उन्हें वहाँ से मैसेज मिला कि तुम्हारे गाँव की जो यहाँ पे लड़कियाँ हैं उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। जैसे अचानक मेरे भाई ने सुना, वो दौड़ कर आए, तो फिर उनके साथ भी उन्होंने काफ़ी मारपीट। जब उन्होंने आपके ऊपर कुछ डाला
तो जी। आपको उस वक्त क्या फील हुआ, क्या किस टाइप का लगा मुझे आपको, क्या पहले डाला? सुन सा हो गया, फिर मैं तो बेहोश हो गई, मुझे कुछ पता ही ना रहा। फिर मेरे शरीर में से अज्ञाने निकलने लगे, ऐसे जले के सी आग लगने लगी। तो फिर मैं कुछ देर के बाद तड़फड़ाती हुई और फिर मैं बेहोश हुई। कितना परसेंट पार्ट जला है, कहाँ कहाँ पे आया था हाँ, सब? ये सब ऐसे था, यहाँ तक था, मेरे कमर पे था, सारे में था। फिर कैसे आप आगे बढ़ी, कैसे सरवाइव किया आपने? सरवाइव किया। फिर मेरे भाई मुझे अपने घर वहां से निकाल करके अपने घर पे ले गए। फिर जैसे डॉक्टर को दिखाने ले गए तो फिर उन्होंने कहा कि हम हाथ नहीं लगाएंगे। फिर उन्होंने थाने भेज दिया डॉक्टर ने। थाने जाने के बाद में रिपोर्ट हुई। रिपोर्ट होने के बाद में फिर मुझे एसी अस्पताल में एम्बुलेंस से पुलिस वाला भी मेरे साथ में गए। फिर वहां से एसी अस्पताल वालों ने रेफर प्यारेलाल को कर दी। इस हादसे में आपके साथ आपके पति भी शामिल थे, जी, तो इसके अलावा कौन कौन लोग शामिल रहे थे? इसमें मेरे हस्बैंड थे और मेरे एक जेठ थे और मेरी सास थी, खल सास थी, 2 मेरी नंद थी। जो इसमें 6 लोग शामिल थे और 6 लोगों ने मिलकर मेरे साथ में किया। मतलब समझाने की क्या बातें होती हैं और समझाने के बजाय उन्होंने मेरे साथ अटैक किया। मारपीट भी आपके साथ जी, हुई? जी, जी। किस लिए हुआ, आपको क्या लगता है? जैसे उनसे पूछा गया था शादी में तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, तो उन्होंने बाइक मांगी थी। उस टाइम स्प्लेंडर नया कोई मॉडल आया था, मुझे तो अभी याद नहीं है। तो वो बाइक दी गई थी, स्प्लेंडर दी गई थी उन्हें शादी में, जो 80-85 हजार रुपए की आ रही थी। उसके बावजूद वो अगले दिन कहने लगे हमारी तो कार की मांग थी, हमें कार नहीं मिली है, हमें 5 लाख थाली में मिलने चाहिए थे, हमें 5 लाख रुपए नहीं मिले हैं। तो मैं सोच सोच के कहती रही जैसे थोड़ा थोड़ा मेरे भाई पे होगा तो ऐसे ही वो मेरे भाई मेरी खातिर देते रहेंगे। तो फिर भी उन्हें सुकून और तसल्ली नहीं थी, बस यही था हमारा वजूद तो कार का था और हमें तो कार चाहिए। तो 5 लाख को लेके और एक कार को लेके मेरी उन्होंने बर्बादी की है। आप पश्चिम बेल्ट से आती हैं, जी, मेरठ की रहने वाली। जी, उधर खाप पंचायतें चलती हैं, जी। तो ये मामला आपका खाप पंचायत में नहीं गया? ये गया, उन्होंने किसी की नहीं मानी, ना अपने गांव वालों की मानी, ना मेरे मैके वालों की मानी, ना यार रिश्तेदार की मानी। और जो उनका एक रिश्तेदार था तो ये मर जाए किसी तरीके से, कहीं इलाज को भी ना ले जाया जाए, और मैं फैसला चाहता हूँ, मैं फैसला चाहता हूँ। उधर कोई फैसले की बात कहता था, उधर कोई फैसले का जवाब ही नहीं आता था। तो उन्होंने ऐसे ही 9 दिन बिताए मेरे साथ में। और मेरे भैया सीधे किस्म के आदमी थे जो इस बात को लेकर चल रहे थे। फिर गांव के प्रधान ने कहा कि वो ऐसा नहीं मानेंगे, देखिएगा अब जो करना वो करिएगा। नहीं तो और उधर डॉक्टर मुझे हाथ नहीं लगा रहे थे। तो ये तो जैसे 9 दिन मेरा जीवन चला तो गांव वाले डॉक्टर से दवा दिलवा रहे हैं, चोरी से गोल नारियल का तेल लगा रहे हैं, कोई कुछ बता रहा, कोई कुछ बता रहा, तो ऐसी देसी दवाई यूज कर रहे थे। नहीं तो ये चोरी उनके अंदर क्यों थी? अब ये तो नहीं मुझे मालूम उनके अंदर क्यों चोरी थी, क्यों नहीं थी। फिर आप पुलिस के पास कैसे पहुंची? डॉक्टर ने पहुंचाया। डॉक्टर ने फिर जब मेरे हालात ज्यादा बिगड़ गए और मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं रही, उन्होंने कहा कि हम ऐसा हाथ नहीं लगाएंगे जब तक पुलिस केस नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ने जब मुझे हाथ लगाना बिल्कुल बंद कर दिया, गांव वाले ने भी और कस्बे वाले ने भी, और डॉक्टर के उनके पुलिस के पास भेजा। तो पुलिस ने मेरे जब हालात बिगड़े हुए देखे, जो मेरे थाने की पुलिस थी, तो उनने मेरी अच्छे से सपोर्ट की। मुझे फौरी एसी अस्पताल में एम्बुलेंस मंगा के भेज दिया गया और पुलिस वाला भी मेरे साथ में भेजा है उन लोगों ने। प्यारेलाल तक पुलिस वाला मेरे साथ में गया, पर जो उनका थाना लगता था उनके थाने वाले ने उनकी सपोर्ट किया कि वो दबंगी आदमी थे, उनके पास पैसा था। दबंग थे, पैसा था। जी, आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक चला है, जी। तो किस तरह से केस में क्या निर्णय हुआ कि आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको लोअर कोर्ट से ही इंसाफ नहीं मिला, आपको सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करना पड़ा? देखिएगा, मुझे नहीं पता है। फिर उनकी जैसा केस चल रहा था तो 4 साल में उन्हें जमानत मिली है। मेरा वकील नहीं पहुंचाया, मेरे भाई नहीं पहुंचे, मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें जमानत किस बेस पे दी गई या
ये तो मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है केस देख कर कैसा हम जमानत दे दें। एक एसिड अटैक के जमानती को एक ज़मानत मिल जानी ऐसी आसान समझ रखी है। तो मुझे तो लगता है देखिएगा कहीं ना कहीं आसानी है उन लोगों के लिए जो अटैक करते हैं और फिर भी उन्हें ज़मानत मिल जाती है। तो फिर वे बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में कहीं किसी गांव से दूसरा निकाह कर लिया, फिर वो बाहर घूमने लगे, फिर उनका केस ये फाइनल पर आया तो 10 साल की सज़ा की हो गई है। 10 साल सज़ा के बाद में भी फिर अपील पर उन्हें ज़मानत मिल गई है। तो क्यों बार बार ऐसा होता है? मतलब 10 साल की 10 साल सजा पूरे हुई। तो हो जाने चाहिए तब उन्हें जमानत मिल जानी, जब निकलने चाहिए वो बाहर घूम रहे 10 साल की सजा। आपसे उनकी तलाक नहीं हुई है, उसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जी इस पे आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया? नहीं सर, मैं थक गई अब शिकायत करते करते। मेरी एक बेटी, मेरे साथ में इतना ही घटना हुई और मैं थाने तक पहुंची और उनके जो थाने वाला है सो था, हमने पैसे लेकर के, मैं तो गिनने में नहीं थी कितना पैसा लिया, जो उनकी बेटियों के नाम थे तो उन्होंने उनका नाम निकाल दिया गया। मैं भी किसी की बेटी थी, मेरे साथ में एक घटना हुई थी और घटना होने के बाद में उन्हें जेल जाने से डर लग रहा और मेरी इतनी बड़ी बर्बादी हो रही है। जो मेरे घर वालों की ताकत थी उन्होंने पूरी ताकत लगाई है और हिम्मत जुटाई है और उसके साथ साथ मेरी परवरिश में भी मेहनत की है और शादी करने में भी उन लोगों ने मेहनत की है। उनके एक नाम जेल जाने से उनका ऐसे उनके नाम निकाल रहे हैं, पर्चे निकाल दिए गए, अभी तक वो जेल भी नहीं गया। मेरे 6 में से 2 ही गए मेरे मुलजिम जो हैं, तो 6 थे, 6 में से 2 ही गए, अभी तक वो 4 नहीं गए। केस चल रहा है अभी भी? हाँ केस क्या चल रहा है, मैंने देखना भागना बंद कर दिया। कब तक मैं लड़ाई लड़ूं, कब तक मैं तारीखों पे भागूं। मतलब अदालतों की तारीख पे तारीख वाली जो कहावत है वो आपके साथ हो रही है। आपके ऊपर जब अटैक हुआ आप पूरी तरह से झुलसी हुई थी, उस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। आखिर उन हालात से आपने डिलीवरी की, बच्चा है आपके? नहीं, वो एसिड से उसकी धड़कन कम हो गई थी। 1.5 महीने के बाद जब मेरे कुछ हालात सुधरे तो तब उसे बच्चे की पैदाइश हुई। फिर उस बच्चे की में धड़कन नहीं रही, फिर उसे वेंटिलेटर पर रख दिया गया। 3 रोज के बाद वो भी धड़कन उसे एसिड से चली गई। तो मैंने तो अपनी भी बर्बादी, अपने बच्चे की भी बर्बादी और अपने भाइयों की भी बर्बादी की। मतलब एसिड अटैक से अकेले आप सरवाइव नहीं की हैं, आपके जो कोख में जिंदगी पल रही थी वो उसने भी सांसें तोड़ी है। और लेकिन उस पर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि उनको अभी तक सजा नहीं मिली जो इस केस के मुलजिम थे। आपके पति को मिली तो उसने अपनी दूसरी शादी कर ली और आपने तलाक दे दी। वो मस्त है, वो मस्ती से घूम रहा है। जो भी दहेज मुझे दिया गया था उस पर उनका जीवन चल रहा है। बेड पर आराम से सोते हैं, सोफे पे बैठते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, फ्रिज में खाना रखते हैं। तो मैं तो हर चीज से मुक्त हो गई हूँ, कोई चीज मेरे लिए नहीं है ले जाने के बाद। तो आपको शादी के बाद कब लगा हालात बदलना, बिगड़ रहे हैं? शादी के 20 महीने बाद आपकी तो स्थिति ये आ गई थी कि आपके ऊपर अटैक हो गया, लेकिन शादी के कितने बाद से लगातार आप वहाँ रही, ससुराल में कितने दिन रही थी? 3-4 बार गए थे और 3-4 बार में उनके रंगों तो जैसे कुछ ना कुछ नई चीजें निकल कर आती थी, तो फिर भी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, इतने सुलझे में नहीं थे। तो फिर भी यही रहता था कि पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनका हम बर्दाश्त करें तो बर्दाश्त में ना जाने कुछ ना कुछ फायदा मिले, तो फायदे के बजाय हमें नुकसान मिला और नुकसान देखा। आपने नुकसान देखा है, वाकई में बहुत बड़ा नुकसान आपने देखा है। आखिर 20 महीने बाद जी फिर आपको सहारा किसने दिया? कौन आपका सहारा बना? मेरा सहारा मेरा बड़ा भाई था। मुझसे 2 मेरे छोटे भाई हैं। मैंने अपने छोटे भाइयों का सहारा देखा। हौसला रखिए आसमा, जिंदगी वाकई में आपकी काफ़ी आपको आगे कैसे बढ़ने की
आपको कैसे दिखा कि अब हमको आगे बढ़ना चाहिए? जैसे एक रोज़ मेरे थाने से अचानक फ़ोन गया कि एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए काम है और जॉब मिल रही है, जो जॉब करना चाहे तो अपनी बेटी को भेज दीजिएगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे, मुझे नहीं पता था, मेरा भाई इग्नोर करता रहा, पता नहीं किसका फ़ोन आता है, ये कोई धोखे से तो नहीं बुला रहा है। तो उनके जल्लादपनों को देखते हुए, जो मेरे ससुराल वाले हैं उनके जल्लादपनों को देखते हुए इग्नोर करते रहे वो फ़ोन के ज़रिए से भी। जब 5वीं या 6ठी बार कॉल गई तो मेरे भाई ने उसे समझा और अच्छे से दोबारा से वापसी करके बात की। और बात करने के बाद में फिर यहाँ से जो रीच आउट देखते थे दुर्गा सर, उनकी मेरे भाई के पास कॉल गई। तो उन्होंने फिर इनसे भैया से बात की। बात करने के बाद में फिर हम लखनऊ आए। लखनऊ आने के बाद इनसे मिले, इन्होंने फिर बताया। फिर भैया ने तो मेरे ने कहा, देखिए आसमा आप देखिएगा, आपको करना है नहीं करना है, पर मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने कहा ये भी देखिए, जो किसी की बहनें हैं जो यहाँ पे काम कर रही हैं, और एक मैं भी 2 महीने रह कर देख सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो जो मैंने काम किया और देखा तो मुझे अच्छा लगा। वही घरेलू काम था, उसे लेकर चली। अब मेरी हिम्मत टूट चुकी थी, तो हिम्मत बढ़ाने के लिए फिर मैंने अपना दिमाग से रातों रात में बात करती थी कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है, कैसे चलना है, कैसे हिम्मत टूट जाती है, इसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। जब मैंने इसे दिमाग से सोचा और समझा तो मैं आगे बढ़ने की मैंने कोशिश की, और सब धीरे धीरे दिमाग से निकालती गई। जो भी काम मुझे मिलता गया मैं सब करती गई। और काम करने के बाद में भी मैं आज औरों के लिए भी कहती हूँ कि हिम्मत टूटना बहुत आसान है, पर हिम्मत को बढ़ाना बहुत कठिन का सामना है। अपनी हिम्मत को कभी भी ना हारे और अपनी हिम्मत को बढ़ाने की कोशिश करें। तो मैंने ऐसी फिर अपनी हिम्मत बढ़ाई। आज मुझे यहाँ पे 8 साल हो चुके हैं। मैंने रात में कभी अकेले बाहर गेट से बाहर अपना दरवाज़ा नहीं देखा था, या निकलती थी रात के समय में। मैंने रात का सफ़र भी किया। मैं आज तक भी अकेले में अपना सफ़र अपने आप तय किया। दिन का सफ़र करेंगे, दिन में मेरे भाई मुझे लेना आएंगे, रात का सफ़र मेरे साथ करेंगे। उनकी कठिनाइयों को भी मैंने समझा और अपना सफ़र मैंने आगे खुद से मैंने तय किया कि नहीं आसमा, तुझे आगे बढ़ना है और तुझे आगे बढ़कर आगे निकलना है। तो मैंने अपने आप को खुद से बढ़ाया। और फिर जो मैंने यहाँ मेरे NGO वाले हैं, सिरोज हैंग आउट कैफ़े है, तो यूँ तो एक उड़ान का घर है। हिम्मत दिलाने वाले ये हैं, जो ये देखा जाए जो सरकार को काम करना चाहिए। एक जनता के आदमी ने NGO चलाई है और एसिड अटैक सर्वाइवर को एडजस्ट किया है, तो उनकी जज्बे को मैं सलाम करना चाहती हूँ और उनकी हिम्मत को सलाम करना चाहती हूँ। लड़कियों को बाहर निकालना और इतनी हिम्मत से काम देना और इतनी हिम्मत से संभालना। आसमा, हम यहाँ पे एक बात ये करते हैं, आप पश्चिम से हैं। पश्चिम में एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि महिलाओं पे सबसे ज़्यादा रोक लगती है कि महिला दहलीज से बाहर नहीं जाएगी जी। सबसे ज़्यादा वहाँ पुरानी परंपराएं पड़ी हुई। आखिर उन परंपराओं को तोड़ के आसमा कदम से बाहर रखती हैं। इतनी हिम्मत कैसे मिली और कैसे आपने ये किया? आपने उस दहलीज को पार किया। उस दहलीज को पार करके सबसे पहले आप कहाँ गए? इस टाइम मुझे मेरे भाई ने भेजा था मेरे सर के साथ में, तो 60 जोड़ी कपड़े दिए थे कि इन्हें अपना गर्मी का टाइम आप बदलिए। जब मैं वहाँ से निकल कर आई हूँ तो मैं नंगे पैरों निकल कर आई हूँ। मेरे साथ इतनी स्थिति खराब थी। मेरे भाई ने जो मुझे चप्पल पहनाई थी वो तक भी उन्होंने उठाए करके, और चोरी तो मैं नहीं कह सकती, उठाए करके अलग रख दी थी मुझसे। जब मैं वहाँ से निकल कर आई थी तो नंगे पैर निकल कर आई थी। जिसका भाई नए चप्पल पहना कर भेजा, उसकी बहन उन देलियों से नंगे पैरों निकल कर आए। तो उन कठिनाइयों को मैंने सबको पीछे करते हुए
सब छोड़ते हुए आज भी लोग कहते हैं कि आप शादी करिएगा। मुझे शादी पे विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? जब मेरी एक बार बर्बादी हो गई है तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे आबादी मिलेगी। और उन्होंने एक 5 लाख रुपए में मेरी बर्बादी की, ये एक गाड़ी के ऊपर मेरी बर्बादी की। मेरे पापा बीमार थे, मम्मा घर में नहीं थी। मेरे सारे शौक मेरे बीमार पापा ने मेरे लिए सब चीज़ हाजिर की। उनमें ताकत लैटरिन में जाने तक नहीं थी। और जब मेरी शादी के लिए खड़े हुए तो इतनी ताकत उनमें पता नहीं कहाँ से आएगी। ट्रैक्टर ट्राली से उन्होंने सामान खरीदा। जो बंदे गाड़ी से चरपाई से उठ कर गाड़ी से दवाई लेने जाते थे। तो मैंने ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कुछ चीज़ें देखी हैं और कुछ चीज़ें समझी हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। पर मेरे सपोर्टिंग जो मेरे आज तक भी हैं वो मेरे भाई हैं, वो मेरे मैके वाले हैं। मेरे ससुराल वालों ने मेरी बर्बादी की है, मुझे समझा नहीं है। मैंने हर तरीके से उन्हें समझाया, बताया है। आपके साथ जब ये हादसा हुआ उसके बाद दुनिया आपके ससुराल वालों में काफ़ी बढ़ गई, आपने मुकदमा भी करा। उसके बाद कभी कोई मौका ऐसा आया हो कि ससुराल वालों ने आप लोगों से संपर्क करने की कोशिश की हो, मामला ख़त्म करने के लिए गुजारिश की हो कि मामले को ख़त्म करो, हम रखते हैं तुम्हें? वो क्यों ख़त्म करेंगे जिनके घर में माल भरा हुआ है? वो मामला ख़त्म करेंगे तो मेरा माल देना पड़ेगा। ये सिर्फ दहेज दिया उनकी बहनों को तो नहीं दिया। मेरे भाई ने मुझे दहेज देकर के किसी के साथ में शादी की, किसी को अपनाया कि हमारी बहन को सुकून से रखेगा या हमारी बहन को सुकून मिलेगा, तो इसीलिए तो सामान देते होंगे, सुकून ढूंढने के लिए। सुकून के लिए सामान दिया था, लेकिन उसको दहेज लोभी परिवार ने आपकी कद्र नहीं की, आपको साथ प्रताड़ित किया, प्रताड़ना की, खाना नहीं दिया, बंधक बना के रखा। आपके ऊपर जब अटैक हुआ तब आपको हॉस्पिटल नहीं ले गए, बंधक बना के 3 दिन तक करीब रखा आपको। आखिर इसमें आपके ससुर ने कोई पैरवी नहीं की, वो तो घर के बड़े थे, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व रहे? वे भी इन्वॉल्व रहते। वो इन्वॉल्व ऐसे रहते जो घर में अपनी पत्नी होती हैं उन्हें भी डांटते हैं और कहते हैं नहीं कहीं से बच्चा लेकर आए, इसके साथ नहीं होने का। एक छोटा सा हम डॉगी भी पालते हैं, उसकी भी प्यार मोहब्बत से हम रखते हैं, उसके खाने का भी इंतजाम करते हैं, दूध भी पिलाते हैं, उसका बर्तन भी लाते हैं कि नहीं इसमें हमारा डॉगी का जो जीवन चलेगा और हम खाना खिलाते। तो नहीं, उन्हें क्यों चिंता होती? उनकी वाइफ भी चलती थी घर में, वो तो एक किस्म की लेडीज थी, वो उनकी जो पत्नी थी वो जेंट्स थे। मतलब लेडीज जो है जेंट्स थी और जेंट्स जो है उनके पति थे। वो पति उनका घर का काम करते, वो उनका हुक्म वहाँ पे औरतों का चलता है। जबकि पश्चिम में ऐसा अमूमन होता नहीं है, वहाँ पे मर्द हावी रहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? वो मेरी बदकिस्मती समझ लो या कुछ मेरी बुराइयां समझ लो, जो मेरे कर्म मुझे मिले हैं। वो गाँव ही ऐसा है जहाँ ये चीजें होती। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज? नहीं, लव मैरिज का कोई मतलब ही नहीं है। अरेंज मेरे भाई ने रिश्ता ढूंढा है, रिश्ता किया है, 1-1.5 महीने में उन्हें फिर ये भी लग गया कि जल्दी से माल इनका भर लें, 1-1.5 महीने में जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो, जल्दी शादी करो। रोज रोज उनके यही फोन आते थे मेरे पास। आपके फादर क्या करते थे? खेत किसान थे। किसानी? जी। भाई लोग उस टाइम कुछ काम नहीं कर रहे थे, वो तबीयत खराब थी, बीमार थे, मम्मा नहीं थी। भाई लोग क्या करते? भाई लोग भी किसान लोग, किसानगति का काम करते हैं। दान दहेज दिया गया, लेकिन ससुराल वालों ने और दहेज की मांग की। मतलब जी, दहेज मैं तो उनके लिए जितना भी थैंक यू बोलूं या शुक्रिया अदा करूं, मेरे लिए उन्होंने काफी किया। मेरी नजर में बहुत कुछ किया उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि मुझे कम पैसा खर्च किया, मेरे लिए बहुत पैसा खर्च किया, पर उनकी नजर में या उनके अंदाज में नहीं आया। वो मैं क्या कर सकती हूँ। कभी आपको जिंदगी में अकेलापन नहीं लगता है कि आपको, जैसे आपने भी कहा, शादी के लिए लोग कहते हैं, कभी लगता नहीं कि आपको शादी कर लेना चाहिए? काफी वक्त हो गया, हालात से लड़ते लड़ते लगभग 13 साल आपको हो गए अकेले। नहीं लगता। अब तो मुझे मेरा रूम और मैं अच्छा लगती हूँ खुद से कि नहीं, जनता के बीच में रहने से क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता।
कभी मतलब आप डर गई हैं शादी के नाम से? हाँ, अकेला नहीं महसूस करती हूँ। जब मेरा मन करता तो अपनी परिवार से मैं बात। आपने हिम्मत क्यों तोड़ी मुकदमा लड़ने से? आपने आखिर न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आगे तक बढ़ी? मेरे भैया के एक बेटा है, तो मुझे अब डर भी लगता है कि पता नहीं रास्ते बीच में ये क्या करते हैं, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। मेरा भैया धक्के खाता फिर मुकदमा मेरा चल रहा है, फाइल मेरी कोर्ट में ही है, तो तारीखों पर नहीं मैं जाना चाहती कि मैं जाऊँ। जब मुझे इंसाफ 13 साल में नहीं मिला तो आगे तक मैं कब तक चप्पल तोड़ूं? मतलब सरकार के सिस्टम से आप हारी हुई महिला है, हम इसको ये कह सकते कोर्ट के, सरकार के और हैं, समाज के को लेकर मैंने हिम्मत हारी है कि जो कोर्ट को करना चाहिए वो कोर्ट से इंसाफ नहीं मिलता है। और जो मैं एक बार बयानों पे गई तो मैंने इतनी वहां पे महिलाएं देखी जो शायद बहुत बुजुर्ग के महसूस होती है। कहते हैं कि आज के जमाने में ऐसा हो रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है, जेब में किराया नहीं है, बैग से वो चल नहीं है, जीनों पे खुद से चढ़ा नहीं सकता है। तो मैंने कहा, सोच के कहा यही हाल मेरा होगा, मैं कब तक इन जीनों के धक्के खाऊं। जब आपके साथ ससुराल में अन्याय हो रहा तो सबसे पहला कदम आपने क्या उठाया था? पहला कदम क्या उठाया? उस टाइम तो मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। मैं तो यही सोचती थी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या कर दिया मैं इन्होंने मेरे साथ में, बस क्यों किया। रात दिन मेरे दिमाग में यही चीजें चल रही थी और 3 साल तक यही चलती रही। मुझे ये भी नहीं पता था कि अटैक इतने सारे दुनिया में हुए रखे हैं। मुझे तो अफसोस इसी चीज का था कि ये अटैक हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ। तो मुझे अजीब लगता था कि ये तो जलाया जाता है या मार दिया जाता है, ये अटैक क्या होता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी उस टाइम। मैं 3 साल तक तो ऐसे ही लेके चलती रही। मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते थे, बहुत ले लेकर बैठते थे, बातें करते थे मेरे दिमाग से कि इसके दिमाग से बदले कोई चीज या पैसा खर्च करना। मेरे सामने कोई हक हिसाब नहीं लाए। मैं 1.5 महीना प्यारे लाल में रही हूँ, 2-3 महीने मेडिकल में रही हूँ, मेरा सरकारी इलाज भी चला है। कुल हॉस्पिटल की अगर टाइम जोड़ा जाए तो कितने दिन कितने महीने आप लगभग हॉस्पिटल? 3-4 महीने। 3-4 महीने हॉस्पिटल बीच बीच में आते थे, फिर चले जाते जब हालात बिगड़ जाते थे। अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? अब नहीं चल रहा है। सर्जरी आपने कराई? हाँ, सभी भैया ने जब ये साथों साथ कराई, बहुत कर्जदार हो गए। जब ये 20 महीने शादी को हुए थे, आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद में तो इंसान कर्जदार ही हो जाता है, कर्जा ही लेकर शादी की जाती है। किस पे इतना पैसा रखा है, तो शादी भी जो की थी तो कर्ज लेके ही की थी, फिर कर्ज वो भी चुकाया है, फिर मेरे इलाज का भी चुकाया है, मेरे मुकदमे में जो लिया है वो भी चुकाया है। आज तक मेरे भाई ने कर्जा ही अदा कर लिया। आप शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार हुई, लेकिन आपने इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की क्यों नहीं सोची कि क्यों ना हम दूसरी महिलाओं के लिए हम संघर्ष की एक कहानी बने? आपने हिम्मत क्यों हारी? नहीं, यूट्यूब पे बोलने की बारी आती है, मैं इंटरव्यू देती हूँ, मीडिया में बारी आती है, मैं इंटरव्यू देती हूँ। वो जनता का काम है, मेरा काम नहीं आवाज उठाने का। अकेली कौन सा मैं रोड पे खड़े होकर थोड़ी चिल्लाऊंगी। नहीं, आवाज उठाने का मतलब ये हुआ कि आपको सिस्टम से लड़ना चाहिए था, सिस्टम से लड़ने की कोशिश करना चाहिए। आप हिम्मत हार रही हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा है, वहां से सजा हो सकती है। अगर आप पैरवी और थोड़ी सी करवा ले तो सजा हो सकती है। आखिर आप उससे पीछे क्यों हट रही हैं? आपको किस चीज का डर सता रहा है? डर ये सता रहा, जब 10 साल हो गए हैं लड़ाई लड़ते लड़ते। जैसे देखिए, हिम्मत लगाई निर्भया के केस में, उनके वकील बराबर खड़े रहे। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो पेशकार हमारे पीछे भगता है, 100 रुपए हमारी जिम्मे देने को नहीं होते हैं। 10 रुपए जब हम वहाँ खड़े खड़े या बैठे बैठे थक जाते हैं, चाय पीने के लिए अपने लिए भी नहीं कभी कभी होते हैं। कभी कभी क्या, किसान गति का पैसा हमेशा ऐसा टूट में चलता रहता है किसान, तो पैसा कहाँ से लाऊं इतना मुकदमा लड़ने के लिए? पैसे से पीछे हटी हूँ। तो आपको सरकार से कोई कंपनसेशन मिला एसिड अटैक वालों को जो मिलता 3 लाख मिला, जो मुझे कंपनसेशन मिला। जो कर्जदार थे, जिससे ज्यादा पैसा लेकर लगाया था, उसका मैंने अदा किया। मेरे पास पैसा नहीं जो मैं आगे अपनी आवाज उठा सकती।
सकूं या वकीलों के पास जा सकूं। जब मुकदमा लड़ाया जाता है, जब इंसान के पास पैसा होता है 5,000 रुपए डाल के जाऊं, जब मुकदमा मेरा फाइल खोल के कोई देखेगा? वैसे तो कोई देखेगा नहीं। यहाँ की कानून, यहाँ का लो सिलो, तो इस समय क्या कह सकती हूँ। आपको क्या लगता है कि देश में महिलाएं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है समय पे, जबकि महिलाओं के लिए सरकार सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाती है? कोई भी सरकार हो, किसी भी प्रदेश की, किसी भी देश की हो, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सेफ्टी, महिलाओं के इंसाफ के लिए लगातार आवाज़ उठाती है कि सबसे पहले महिलाएं। बस में भी बड़ा बड़ा लिखा होता है महिला फर्स्ट। देखिए, जब आपने सवाल पूछा तो मैं इसी पे सवाल करती हूँ। ट्रेन में लेडीज डब्बा है, क्या उसमें जेंट्स क्यों बैठते हैं? उन्हें पता है ये महिलाओं के लिए, तो कहाँ महिला को सम्मान मिल रहा है? कहीं है सम्मान? नहीं है ना। उनसे कहते हैं तो वो सीधा बोलते हैं कि कार में जाए हम बैठ के, ये तो महिला भी बैठ सकती, जेंट्स भी बैठ सकता, क्या जेंट्सों के लिए सम्मान नहीं होना चाहिए? किसे आज तक इंसाफ मिला? किसको दहेज वापसी कराया गया किसी के ससुराल वालों से, जिनके 40 साल या 50 साल मुकदमे लड़ते हो गए? किसी का दहेज वापसी करवाया गया? किसी वकील ने करवाया या किसी मजिस्ट्रेट ने कराया? आज तक बताइएगा किस महिला को मिला है एक निर्भया से अलग? नहीं मिला ना। अभी ये केस कहाँ का हुआ है किसी डॉक्टर के साथ, में वहां का नाम नहीं लेना चाहती हूँ। उस डॉक्टर के क्या दोषी को इंसाफ मिला? 8 दिन के बाद मिलना जरूरी है? क्या 20 साल तक मुकदमा लड़ाने के लिए एक महिला 40 साल या 50 साल अब जब आगे बढ़ती है, उसका फिर बुढ़ापे का टाइम आ जाता है, आप पश्चिम बंगाल की महिला डॉक्टर नहीं चढ़ा जाता है। आप पश्चिम बंगाल की जूनियर महिला डॉक्टर की बात कर रही है, उसमें जो उसका आरोपी है वो पुलिस के साथ ही रहता था और उन्हीं की बैरक में पकड़ा गया है, जिस तरह का उसने विभत्स घटना को अंजाम दिया। आपकी बात बिल्कुल सही है कि उस केस में अभी तक इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। उसकी माँ लगातार कह रही है, उनके परिवार वाले कह रहे हैं इंसाफ मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून में हमारे ऐसी क्या खामियां आपको लगती है, क्योंकि आपने उस चीज को महसूस किया है, झेला है कि ये चीज अगर सही हो जाती तो हमको ये इंसाफ आसानी से मिल जाता? कानून में कहाँ पे कमी है हमारे पास? कानून में, देश में संविधान पे हर इंसान चर्चा कर रहा है, सारी पार्टियां कर रही। 3-4 जगह इतनी बड़ी वो है, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं और काम छोटे छोटे होते हैं। लूप होल है कौन सी? वो अब मैं कैमरे के आगे बैठी हूँ, मैं नहीं बोल दूंगी तो मैं ही देश की दोषी बनाई जाऊंगी। पुलिस मुझे शिकायत रात को थाने पहुंच जाए तो ये सबसे पहले पुलिस की लापरवाही। आप निश्चिंत रहे, कोई आपको उठाने नहीं पहुंचेगा। नहीं, उठाए भी तो मुझे इतना डर भी नहीं है, अब डर भी नहीं लगता है मुझे, न मरने से लगता है न मारने से लगता है। अब मेरा डर भी खत्म हो चुका है। मुझे काफी डर लगता था जब मैं पहली बार मैंने सफर किया था, तो ये मेरे हाथ ऐसे चिपके हुए थे जब मैं रोडवेज बस में चल रही थी और उसका कंडक्टर आराम से सो रहा था और सवारी उतरती थी, गेट खटर खटर कर रहा था पूरी रात। मैंने उससे पहले कभी सफर नहीं किया था इतनी दूर तक। जो पहली बार मैंने यहाँ आने से 1.5 महीने के बाद, लखनऊ में आने के बाद 1.5 महीना आने के बाद में मैंने सफर किया और मैं ये अपने हाथे ऐसे चिपकाए गए, ऐसे हाथ क्यों चिपकाए थे? डर लग रहा है मुझे कि खिड़की खुली हुई है, कोई चढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं की घटनाएं सुनते रहते हैं तो मुझे कोई खींच ना ले। मुझे यही डर था कि ड्राइवर या कंडक्टर मुझे कुछ कहना दे। वो जेंट्स थे, मुझे जेंट्सों से डर लग रहा था। क्यों? एक घटना तो मेरे साथ में जो गुजरी तो वो जेंट्स थे, मेरे ससुराल वाले जो थे, तो सबसे पहले जेंट्स ही तो है, बाद में लेडीज खड़ी हुई, उनके साथ साथ लेडीज खड़ी हुई। तो मुझे इसलिए डर लग रहा था, इसलिए डर रही थी मेरे साथ कुछ घटना ना हो जाए। आपको डर लग रहा था। सबसे पहले दोषी पुलिस है, पुलिस ने नाम निकाल दिया उनकी बहनों के, आपको इसका मलाल जी। लेकिन उसके आगे अगर हम बात करें तो आपको अदालत से इंसाफ मिलने में काफी दुश्वारियां हुई और अभी तक कहा जाए तो इंसाफ आपको नहीं मिला। जी हाँ। तो इस संघर्ष को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट की कमी है, वकीलों की कमी है। कानून और सिलो, ये जो कह दूं मैं, कानून और सिलो, हमारे यहाँ की जो कानून है वो बहुत सिलो है सभी को लेकर के, चाहे सरकार है
चाहे अदालत की कानून है, चाहे पुलिस की कानून है, इस सब होते हुए पुलिस की कस्टडी में, कोर्ट की कस्टडी में खड़े होकर मुझे गालियां मिल रही है जब मैं बयानों के लिए गई, तो आगे को मजिस्ट्रेट सुन रहे हैं तो उन्होंने क्या कानून बनाई? नहीं बना, कुछ नहीं किया ना। पुलिस सामने खड़ी है, कुछ नहीं किया, डाटा तक नहीं है, तो क्या कह सकते? यहाँ पे एक सवाल ये तो आता है, गाली में अदालत में मैं खड़ी हूँ एक बेटी होकर मैं गाली कहूँ? क्या मेरा जीवन जो ऊपर वाले ने बनाया है, तो क्या अस्मा, गाली खानी? एक सवाल यहाँ पे ये आता है, जब जी। आपके साथ उत्पीड़न हो रहा था, जी। 20 महीने आप शादी में रही, ससुराल में रही, जी। उत्पीड़न हो रहा था, तो आपने समय रहते आवाज क्यों नहीं उठाई कि इस चीज को रोका जा सके? आखिर ये स्थिति इतनी विभत्स नौबत आई क्यों, जब आपको लग रहा था रिश्ता देखिए, नहीं? गांव की जो महिला होती है उन्हें घर की तरफ से समझ लो या समाज की तरफ से समझ लो या इतनी जानकारी नहीं होती, कहीं ना कहीं से भी समझ लो, वो इतनी दबी होती है, उन्हें मीडिया तक का नहीं पता होता है। सियात जब मैं लखनऊ में आई, मुझे जब पता चला कि मीडिया आवाज उठाती है, मीडिया से आवाज उठाई जाती है, वहां पे शिकायत करनी पड़ती है, वहां पे शिकायत करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं कमियां हमारी भी रह जाती है जो हम कहीं शिकायत नहीं जल्दी से कर पाते हैं, कि उन चीजों का हमें पता नहीं होता। गांव के थाने में, कस्बे के थाने में गांव के आदमी की जल्दी से सुनी भी नहीं जाती है कि उधर का जो सांसद है या विधायक है या कैबिनेट मंत्री है, कोई ना कोई उनका मंत्री बैठा उधर, वो फोन लगवा देगा तो वहां हम बैठे रहेंगे, हमारी रिपोर्ट ही नहीं चढ़ेगी, हमारी गोली लग रही है, हमारी रिपोर्ट नहीं चढ़ेगी, हमारे साथ ऐसा एसिड की घटनाएं हो रही है, हमारी रिपोर्ट ही नहीं चढ़ेगी। इधर देख के बात करिएगा। तो इसमें जो हुआ, ये मान लीजिए ये केस आपके साथ हुआ, तो अदालत से आपको इंसाफ नहीं मिला, परिवार से इंसाफ नहीं मिला, ससुराल से इंसाफ नहीं मिला, पुलिस से इंसाफ नहीं मिला, उसके बाद आप हिम्मत हार गई, इतना हार गई कि आज आप थक हार के अपने केस को भी फॉलो अप नहीं करना चाहती। आखिर उन महिलाओं के लिए फिर आप क्या संदेश देंगी जो ऐसी जिंदगी, क्योंकि दहेज उत्पीड़न के हमारे देश में लाखों मामले हैं और हर रोज कोई ना कोई बेटी दहेज उत्पीड़न का शिकार होती है, आखिर ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देंगी जो इन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं? सरकार से मेरी यही मांग है, उन महिलाओं के लिए इंसाफ की कानून बनाई जाए और जल्दी से नहीं, सरकार से नहीं कह रहे, उन महिलाओं के लिए क्या संदेश? उन महिलाओं के लिए ये संदेश है मेरा, उन्हें कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी किसी ससुराल वाले से ना पट पाए तो उनका फैसला होकर और उन्हें फैसला दिलाया जाए। मतलब आपका सीधा कहना ये है, अगर आपकी ससुराल में नहीं पट रही है तो जिंदगी खराब करने से बेहतर ये है कि रिश्ता तोड़ दो, जी, तलाक ले लो। जी। लेकिन तलाक पे तो कानून बना दिया सरकार ने कि तलाक ले नहीं सकते हो, 3 तलाक पे तो सजा हो जाएगी। कितने दिन की सजा है? 3 साल की सजा है ना। अब मर्द क्या करे? 50,000 रुपए का जुर्माना है ना, तो वो बाहर निकलते क्या कहेगा 3 साल की सजा के बाद में कि आपने मुझे जेल काटने के लिए भेजा, 3 साल की सजा कराई, आपको मैं 50,000 रुपए भी दे दूंगा, तो मेरी 50,000 रुपए में लाइफ नहीं सुधर जाने की, और वो 3 साल के बाद फिर भी बाहर आ जाएगा। और वो 3 साल की सजा की कानून, मैं तो कानून नहीं मानती हूँ, वो कानून है नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कानून तो बना है, लोगों में डर तो है कि कानून तलाक किसके का लिए बना? आखिर ऐसे लोग, देखिए, सभी समाज की लड़कियों की जो है बर्बादी है, हर समाज में छूट छुटावल है, दहेज को लेकर हर समाज के लोगों में अनसमझी है, कहीं गाड़ी को लेकर, कहीं पैसे को लेकर, कहीं बच्चों को लेकर, कहीं ना कहीं है हर समाज में। तो हर समाज की महिला को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो नहीं रखना चाहता है तो अदालत के जरिए से उसे इंसाफ दिलाया जाए, अदालत के जरिए से इंसाफ दिलाया जाए। खास तौर से ये कानून महिलाओं के लिए ही बनाया गया था और महिला इस पे बहुत खुश थी। तमाम लोगों के बयान आए थे, मुस्लिम महिलाएं सबसे ज्यादा खुश थी कि 3 तलाक पे कानून बन गया, मर्द हमको तलाक नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसे केसेस अगर सामने आएंगे, आपके जैसे केसेस, आपके जैसे हालात सामने आएंगे, आखिर उन पे फिर क्या निष्कर्ष निकलेगा? कानून कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, वो कानून सुन लेती है कि कानून बनी, बड़ी अच्छी बनी। कानून उसे कहते हैं जो किसी की एक जिंदगी अच्छे से सुधारी जाए, वो कानून होती है। ये एक छोटी सी कानून नहीं कि 3 साल के लिए हमने उसे सजा के लिए भेज दिया गया है
50,000 रुपए का जुर्माना रख दिया। ये सजा नहीं है, ये कानून नहीं, ये तमाशा है। ये ऐसा तमाशा बेटियों के साथ क्यों रचाया जा रहा है? मुझे तमाशा लगता है। आपको तमाशा लगता है? जी। आपको लगता है कि दहेज उत्पीड़न के कानून में हमारे यहाँ अभी काफी खामियां हैं, उसमें सुधार की जरूरत है? जी हाँ, काफी। क्या क्या सुधार होने कहीं चाहिए? कहीं ना कहीं इतनी बड़ी कमी है जो इस दहेज को लेकर के और मांग चलती है, और मांग में पूरी करने के बाद भी कहीं ना कहीं टूट का सामना हमें देखना पड़ा। दहेज उत्पीड़न का शिकार आज भी महिलाएं हो रही जी। है और कानून में कमी है। हर रोज निकल कर आ रही है। आज जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या ऐसा कुछ है जिसे आप अलग तरीके से करना चाहती हैं? अगर पीछे जिंदगी आप अपनी देखेंगी तो ऐसा क्या है जो आप चाहेंगे कि हम अलग तरीके से करें? एक मेरे ही अकेले करने से नहीं, सभी लड़कियां अपनी आवाज उठाएं और सभी अपनी बात रखें, और बात रखने में सोच समझ के ये रखें कि कहीं ना कहीं हमें इंसाफ मिले, और इंसाफ भी मिले तो अच्छी चीजों का हमें इंसाफ मिले। तो मैं तो यही चाहती हूँ। कहीं ना कहीं कई बार ऐसी घटनाओं में देखा गया है कि गलतियां लड़कियों की भी होती है। हम जी। आपके केस को नहीं ले रहे, तमाम केस ऐसे होते हैं जहां जी। पे गलतियां लड़कियों को जी। ही लड़कियों की भी होती है जी। और उसमें गलत तरीके से ससुराल वाले फंसा दिए जाते हैं, मारपीट हुई, दहेज उत्पीड़न का मुकदमा फर्जी लिखा दिया जी। जाता है। ऐसे भी मामले समाज में बहुत ज्यादा हैं। जी। आखिर इन विरोधाभास को कैसे दूर किया जा सकता है? किसको सही माना जाए कि दहेज उत्पीड़न वाकई में हुआ या गलत मुकदमा लिखाया जा रहा है? आपका तो नजीर है, आपके साथ तो एसिड अटैक हुआ, आपने तो झेला है, बर्दाश्त किया है, लेकिन समाज में आज भी ऐसे मामले चल रहे हैं। देखिएगा, जब लड़के वाला बारात लेकर जाता है, कोई लड़का उसकी सलामी में कमी रह गई है। आप जैसे कह रहे हैं कि लड़की की तरफ से ही ज्यादा घटनाएं होती नहीं, ज्यादा नहीं, अमूमन होती, मतलब हैं ऐसी जी, भी जी, घटनाएं जी। हैं। ये कहने का मतलब है ऐसी घटनाएं भी हैं। मुझे घड़ी थोड़ी कीमत की दे दी है, घड़ी पे ही लड़का बिगड़ गया है, और मैं निकाह नहीं करना, निकाह हो गया है, और निकाह के बाद भी उसके भाव को थाली कम मिल गई है, 1 लाख से कम मिल गए हैं, तो वो चाहते हैं कि थाली मेरे बेटे को कम मिली है, तो इससे लेके भी झगड़ा कर लेते हैं। तो कितनी जगह तो ऐसी हो नहीं, ये घटनाएं तो हो गई दहेज मांगने वाली। जी। हम जो रिश्तों में बदलाव आते हैं, हमारी अनबन जो लड़के लड़की में नहीं पट रही हो, फिर ससुराल वाले उस पर दहेज उत्पीड़न लगवा देते, लड़के पे लगवा देते हैं। पर तो पूरे ससुराल में तमाम केसेस हमने भी ऐसे देखे हैं। तमाम जी, केस जी। सही होते हैं, तमाम केस ऐसे भी होते हैं कि पूरा देखिए, परिवार पर जेल चला जाता है और बाद में निर्दोष साबित हुए। देखिए, जो गलत है उसे गलत साबित करना चाहिए, जो सही है उसे सही साबित करना चाहिए। मेरा जो एसिड अटैक हुआ तो मेरे ससुराल वालों ने भी मेरा कितने लोगों ने साथ दिया है, जो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, जो उनके पड़ोसी थे। दहेज अच्छा खासा दिया है, जो कहीं मेरी गलती नहीं थी। रात के समय में नहीं, आपकी बात तो सही है, आपकी बात तो एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उन चीजों में हुआ, आपके साथ तो अन्याय हुआ, वास्तव में अन्याय हुआ। लेकिन हम बात उन चीजों की कर रहे हैं कि तमाम केस ऐसे हैं जैसे लड़की का मन ससुराल में नहीं लग रहा, अब उसने खाना नहीं बना रही या कोई ससुराल के काम नहीं कर रही, चलिए मियाँ नौकरी करने थोड़ी ना है। ये एक जो चीजें चल रही हैं समाज में, इन चीजों के बदलाव को कैसे सही किया जाए? और उसमें फिर बाद में मालूम हुआ मायके वालों ने पूरी बात भी नहीं सुनी, उन्होंने ससुराल वालों पे लिखा दिया कि दहेज मांग रहे थे, उत्पीड़ित कर रहे थे। देखिएगा, ये तो कहीं ना कहीं आप इससे इत्तेफाक रखती होंगी, ऐसी घटनाएं होंगी जरूर आपकी नॉलेज में। इसके बारे में भी मैं बोलना चाहूंगी। जो लड़की है तो लड़की को तो अपने जब पेट लगा हुआ है तो अपने लिए भी खाना बनाना पड़ेगा। जब हम ससुराल में जाते हैं वहाँ के 4 लोग हैं तो खाना तो उनके लिए भी बनाना पड़ेगा जब तक हम ससुरालियों के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं काम को लेकर तो पीछा नहीं हटना चाहिए। काम तो कहीं कुछ ना कुछ, जैसे खाना बनाने का है, झाड़ू पोछे का, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने घर में भी झाड़ू पोछा लड़की कर पाती है, चाहिए उन्हें खाना बनाना चाहिए। रिश्तों को संभालने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए दोनों परिवारों को? आजकल दोनों परिवारों की कमी, निभाने की कोशिश करना चाहिए। भाई दोनों परिवारों की कमी है कहीं ना कहीं। अगर मायका और ससुराल दोनों चाहे जी तो रिश्ते संभल सकते हैं जी। तो इनको लिए क्या कदम उठाना चाहिए दोनों परिवारों को? इन्हें रिश्ता बना कर चलना चाहिए, निभाना चाहिए।
समझनी चाहिए वो चीजें और वो बातें। जैसे मुझे 42 सही और मुझे टॉर्चर करा जाने लगा, और 20 महीने तक मैं लेकर चली और मैं टॉर्चर भी होती रही उसमें। मैंने ज्यादातर अपने मैके वालों को भी नहीं बताया, उन्हें बाद में उन चीजों का पता लगा। तो मुझे मेरे मेरे मैके वालों ने बोला कि पहले आपने इतनी सारी चीजें बता देती तो शायद आपके साथ ऐसा ना हो पाता। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हमें छुपा के भी चलनी चाहिए, ससुरालियों की भी और मैके वालों की भी निभा के चलना चाहिए। हर बात नहीं खोलनी चाहिए। जी। जब कोर्ट गया मामला, तो ससुराल वालों ने क्या कहा इस पे? आपके जलने पे क्या उनका रिएक्शन था? उन्होंने क्या कहा, कैसे जल गई? सामने से सब चीजें देख रही है, डॉक्टरी कागज मेरे अच्छे हैं, पुलिस की रिपोर्ट अच्छी है, वो जो ऐसो ने किया है मेरे साथ में बस वही मिलकर गद्दारी की है, पैसे के लालच में, घूस के लालच में नहीं। लेकिन कोर्ट में जो एविडेंस दिए गए, कोर्ट में बहस हुई होगी, जी। उनके पक्ष के वकील ने क्या आरोप लगाया आप पे कि आप कैसे जली? नहीं, मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा, जब सामने से सारी चीजें उन्हें दिख रही हैं। उन्होंने एक्सेप्ट तो नहीं किया होगा ना कि हमने जलाया, हाँ, हमने तेजाब फेंका, ये चीज तो नहीं उन्होंने एक्सेप्ट की होगी। जब उनके वकील को सारी चीजों का पता चल गया, शुरू में बोला था उनका वकील, जब उन्होंने देखा या समझा तो उसके बाद उनके वकील ने खामोशी अख्तियार करी, तभी कुछ मामला आगे बढ़ पाया। उनका वकील खामोश हो गया तो मामला आगे बढ़ा। तो आपने फिर जिंदगी की नई शुरुआत कैसे की इन संघर्षों से निकलकर? प्रेरणा आपको कैसे मिली कि अब हमको, क्योंकि 13 साल से आप संघर्ष कर रही हैं, अकेले लाइफ जी रही हैं, प्रेरणा आपको कैसे मिली कि हमको अब आगे बढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों से, इन टेंशनों से, इन ट्रॉमा से बाहर निकलना चाहिए? बस मैंने यही सोचा कि शादी में कुछ नहीं रखा है बर्बादी के अलावा, और मैंने ये भी समझा एक मेरी बर्बादी नहीं है, जो मैंने यहाँ पे भी लड़कियाँ देखी हैं, अलग भी मैं जाती हूँ और एनजीओ से भी मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं भी देखती हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, कोई ना कोई, किसी ना किसी मुसीबत का सामना करता है। तो मैंने यही मुसीबत का सामना फिर दुनिया में, हर दुनिया से ही कुछ चीज़ें सीखी, दुनिया से ही आपने। जी। वो पल कौन सा था जब आपको प्रेरणा मिली? वो ऐसा कौन सी घटना थी जिससे आपको प्रेरणा मिली कि अब हमें जो है बिल्कुल इन सब ट्रॉमा से निकल के अब हमें सुकून की लाइफ, अकेले लाइफ जीनी और हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम समाज में बन के कुछ दिखाएंगे? सिरोजता कैसे पहुंची आप वहाँ पे? अपने छाँव ढूंढने से। कैसे पहुंची वहाँ? मुझे बहुत सारी अपने छाँव से खुशियाँ मिली। जब पता चला कि हाँ, छाँव इतनी सारी छाया देता है, तो मुझे उससे बहुत खुशी मिली है, और मुझे हकीकत में इससे छाया मिली। नहीं, आप वहाँ पहुंची कैसे? मैंने बताया तो वहाँ से मेरठ से चल के आए, जैसे मुझे थाने से एकदम अचानक से फोन गया कि आपको जॉब मिल रही है, तो मैंने जॉब को एडजस्ट किया। भैया ने मैंने करी, कभी बाहर नहीं निकली थी, पता नहीं मन लगेगा नहीं लगेगा, तो मैंने उनसे भी यही बोला, नहीं भैया मैं 2 महीने करके देखती हूँ, मेरा मन नहीं लगेगा तो आपको कॉल कर दूँ। तो मैं 2 महीने तक रोई भी, अकेलापन भी लगा, मुझे अकेलापन भी महसूस हुआ, ये भी लगा कैसे कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो ये सोच सोच के ही मैं आगे बढ़ती रही, मैंने कभी हिम्मत फिर हारने की कोशिश नहीं की। हारने की कोशिश नहीं की, आप लगातार आगे बढ़ती गई। आप एक एनजीओ में काम करते, आखिर एक मिसाल है आप लोगों के लिए। आगे आपने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा? कुछ सोचा होगा आगे बढ़ने के लिए। अभी आप रहे किसके साथ हैं? अपने भाई के साथ। लखनऊ में अकेली रहे? यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, मेरा छाँव मेरा साथ है, मेरा भाई आप, मेरे लिए साथ है। भाई आपके यहाँ रहते? उधर से मेरे नहीं, भाई नहीं रहते, भाई मेरठ में रहते हैं, और सपोर्ट मेरे भाई की मुझे है, और मेरे छाँव की मुझे सपोर्ट। छाँव की आपको सपोर्ट है जी। कभी कभी आप रहती हो, कभी पुरानी यादें आ जाती हो परिवार की, ससुराल की, कभी कोई याद आती है कि वहाँ पे कुछ अच्छा हुआ, कुछ खराब हुआ? ये घटना तो ऐसी है जो आपको हर वक्त कचोटती रहेगी, ये तो ना मिटने वाली घटना है। जब मैं उनके घर से निकली थी, नंगे पैरों निकली थी, तो मैंने एक ही लफ्ज सिखाया था, ये लफ्ज किया था मैंने कि देखिएगा आपका बेटा है, चाहे सियात भीख की मांगने के दर पर मैं किसी की बेटी हूँ, मैं इतनी हिम्मती हूँ जो मैं कोई हिम्मत या मिसाल बन के दिखाऊँ। तो मैंने
अपने बाबा का समाज में मैंने एक नाम पाया है, और शायद जितने सपोर्टिंग वे हैं आज मैं अपने मैके वालों की, अपने भाई की, मैं भी सपोर्टिंग हूँ। उनका कोई मुझ पर जोर दबाव नहीं है, चाहे मैं 50 कमा रही हूँ या 10 कमा रही हूँ या 20 कमा रही हूँ, कभी मुझसे सवाल नहीं पूछते हैं। उल्टा उन्हीं से मैं सवाल पूछ लेती हूँ कि आप क्या कर रहे हो, क्या कितना कमा रहे हो। कभी वो मुझसे 10 उठाती हूँ, 20 उठाती हूँ, उसका भी मुझसे वो कोई सवाल नहीं पूछते। तो एक मैं मिसाल बनी हूँ और मिसाल बनती रहूंगी, और अपने भाइयों का सपोर्ट बनती रहूंगी, और अपने भाइयों को अपना सपोर्ट बनाती आपका पारिवारिक बैकग्राउंड किसानी का जो रहा है, रहूंगी। जी, आपका जीवन इस शुरुआत कैसे हुई? आपका शौक किस चीज में था सबसे ज्यादा? पढ़ाई कहाँ तक की आपने? देखिए उर्दू अरबी इंग्लिश से मैंने पढ़ाई की। हिंदी इंग्लिश तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, सिरोज पे ही आकर मैंने बहुत हिंदी इंग्लिश सीखा। हिंदी तो खैर बोली तो है ही हिंदी, पर इंग्लिश मैंने काफी चलते फिरते या सुनते सीख लिया है। तो पढ़ाई शौक नहीं क्या किया। था आपका? शौक मेरा किसी चीज का नहीं है, मुझे सादा सिंपल कभी शौक खेलने है। का, कुछ बनाने का, पेंटिंग का? हाँ, ये तो कढ़ाई का बुनाई का ये काफी शौक रहा है मुझे, और घर से बचपन से मेरी परवरिश बड़ी अच्छी हुई है। उस परवरिश को देखते हुए आगे को भी मैं यही सोची, मैंने जो मेरे लाइफ में, मेरे मम्मी पापा के लाइफ में मेरी परवरिश रही, मैं उसी को सुधार करते हुए मैं अपनी लाइफ लेके चली। तो वही मैं परवरिश लेकर अपनी चलेगी जो मुझे पिछली मेरी बचपन की चली आई। श्री न्यूज़ के दर्शकों के लिए आपका क्या संदेश है, जो लोग आपको देख रहे हैं? देखिए जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी की सपोर्ट करते रहिएगा, और किसी के साथ में मुसीबत ज़्यादा है उसकी मुसीबत को हल करते रहिएगा। और मेरा कहना मानना तो यही है, ईमानदारी से कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ सिखाते रहिएगा। तो दर्शकों के लिए मेरा ये सवाल कुछ सिखाते रहना चाहिए। जी। आपने इंसाफ की आस छोड़ दी, जी, अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अकेले, तन्हा। उन लड़कियों के लिए आप मिसाल हैं जो लड़कियां हिम्मत हारती हैं, हिम्मत तोड़ती हैं, ससुराल से अलग होकर एक ट्रॉमा में जीती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए आप एक मिसाल बनी। आप अकेले हैं, मेरठ से 500 किलोमीटर दूर आप लखनऊ में बैठी हैं और अकेले सरवाइव कर रही हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, आप सफ़र कर रही हैं, खुद अपनी ज़िंदगी जी। आखिर इतना हौसला क्या चीज़ आपको देती है? जैसे मैं अकेले में बैठ जाती हूँ तो मैं अपने दिमाग से ही सोचती हूँ, या जैसे मेरे छाँव के उनारे उनके पास बैठ जाती हूँ तो कुछ ना कुछ चीजें मुझे उनसे भी मिलती हैं। जो छाँव फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं उनके पास बैठती हूँ, उनसे भी मुझे छोटी छोटी चीजें कुछ ना कुछ मिलती हैं। तो उन्हीं को लेकर के, सबको मिला करके, और हिम्मत का मैं शिकार बनती रही और एक अपनी हिम्मत को लेकर चल रही हूँ। और उन लड़कियों के लिए यही कहना चाहूंगी, सबके साथ जेंट्स हैं या लेडीज हैं, किसी ना किसी के साथ में कठिनाई का सामना हर किसी बंदे को करना पड़ता है। अपनी कठिनाइयों के सामना करता है, और उसे कभी भी अपनी हिम्मत को मत हारिएगा, अपनी हिम्मत को बुलंद जीने का हौसला बनाए। अपनी हिम्मत को बुलंद। तो ये थी आसमा परवीन की दिल को हिला देने वाली कहानी। आसमा परवीन ने न सिर्फ उनके संघर्ष और साहस की मिसाल है, बल्कि हमारे समाज के लिए एक आईना है। दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए हमें मिलकर आवाज़ उठानी है और उन महिलाओं का साथ देना होगा जो अभी भी इस अन्याय का शिकार है। आसमा की तरह हमें भी अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा और हर कठिनाई के खिलाफ खड़ा होना। याद रखें, हर अंधेरे कमरे के बाहर एक रोशनी होती है, बस हमें उसे पाने का हौसला रखना होगा। इस उम्मीद के साथ हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ जो झकझोर कर सवाल खड़े करे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता रहें। धन्यवाद।